गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ ओके है? तो बच्चों, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जहां हम पढ़ रहे थे कृषि और पशुपालन। तो हरियाणा के अंदर मैंने आप लोगों को कृषि के बारे में कल बेसिक बेसिक बातें बता दी थी। हरियाणा के किसानों के द्वारा ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की यहाँ पर मेरे बच्चों फसलों का उत्पादन किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया था। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। चलेगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ओके है। और आप लोगों ने मेरे बच्चों मीटर खींच दिया होगा तैयारी का, है ना? अब आप लोगों ने अपना पढ़ने का स्टाइल भी बदल लिया होगा और टाइम भी आपने बढ़ा लिया होगा। तो कल लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने पढ़ा था खरीफ फसलों के बारे में, और खरीफ फसलों के मैंने एग्जाम्पल आपको बताए। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी आपको कृषि विधियां पढ़ाई थी। अब कृषि विधियों के बाद आपको ध्यान रखना है, खेती बाड़ी के अंदर अपने हरियाणा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्रांतियों से भी पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे, कृषि क्रांतियां। और क्रांति का मतलब रिवॉल्यूशन होता है। अब जब भी क्रांति शब्द हम बोलते हैं तो दिमाग में तीर भाले, तलवार, बंदूक, गोला बारूद, ये सब चलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन खेती बाड़ी में तीर भाले, तलवार, गोला बारूद का कोई काम है नहीं बच्चों। तो यहाँ क्रांति का मतलब खेती बाड़ी में क्या होगा कि किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उन एफर्ट्स को, उन प्रयासों को बच्चों खेती बाड़ी के क्षेत्र में हम क्रांति बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो बहुत सारी रिवॉल्यूशन जो है वो अलग अलग फसलों के उत्पादन के लिए देश में चलाई गई। लेकिन सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन चला था, तो सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन चला था बच्चों, वो किसके लिए चला था? वो चला था खाए जाने वाले अन्न के लिए। क्योंकि सबसे पहले पेट में कोई दाना जाएगा, तभी तो दिमाग मेरे बच्चों संतुलित होकर किसी दूसरी दिशा में काम करेगा। तो पहले पेट भरना पड़ेगा, और पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। और जो सबसे ज्यादा खाया जाता है देश के अंदर, उसको लेकर बच्चों क्रांति हुई, और उसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। क्या बोलते हैं उसे? हरित क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। तो आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध जो है ना भाई साहब, वो किससे है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि भाई इसका जो संबंध है ना वो किससे है। तो आपको बोलना है खाद्यान्नों से है। खाद्यान्नों का मतलब समझते हो? खाए जाने वाले जो अन्न होते हैं, अनाज होते हैं। जैसे तुम गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, ऐसे। ठीक है ना? भाई अब भी ब्लर हो रहा है यार। एक मिनट रुको, मैं देख रहा हूं। अब तो सही चल रहा है यार। चलो, अब की बार ब्लर हो तो बताना, फिर इसका सिस्टम ही चेंज करेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये खाद्यान्नों से संबंधित है। देखिएगा, मैं और भी क्लास लेता हूँ, तुम्हारी क्लास में पता नहीं क्यों होता है, बाकी किसी भी क्लास में ऐसा कुछ होता ही नहीं। सुबह से शाम तक इस कैमरे से, इस बोर्ड से क्लास लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी क्लास में सुबह सुबह पता नहीं क्या हो जाता है इसके।
सर आंखों पे प्रभाव पड़ता है, देखिएगा बच्चे थोड़ा बहुत तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। आंखों पे प्रभाव पड़ता है तो फिर आप ऑफलाइन जो एकेडमी अपने आसपास उसको देखो, जहाँ 15-20 हज़ार रुपये फीस लगेगी, फिर आंखों के ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। अब कैमरे के साथ जुड़ रहे हो, मोबाइल के साथ जुड़ रहे हो, तो सीधी सी बात है भाई, आंखों के ऊपर थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि आप जो हैं वो डॉक्टर से जो लैपटॉप वाले और मोबाइल देखते हुए जो चश्मे की जरूरत होती है वो चश्मा ले आओ तुम। अब देखिएगा मेरी भी तो आंखों पे प्रभाव पड़ता है, मैं भी इतनी लाइटों के बीच क्लास ले रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि टेक्निक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं हम। तो बच्चों, ग्रीन क्रांति खाद्यान्नों से संबंधित है। आपसे पूछा जाए कि ये हरित क्रांति जो शब्द है ना, ये किसने दिया था? तो आपसे कोई पूछ ले कि हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था, तो हरित क्रांति जो शब्द दिया था बच्चों, वो विलियम गोड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गोड। तो याद रखेंगे, विलियम गोड के द्वारा यह शब्द बच्चों दिया गया था। आपसे हम बात करें तो विश्व के अंदर इस क्रांति को शुरू किसने किया था? बच्चों, विश्व के अंदर हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक वो कौन माने जाते हैं सर? वो माने जाते हैं नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग। ठीक है, नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग। तो बच्चों, ये कहाँ के रहने वाले थे बोरलाग भाई साहब? ये रहने वाले थे यूएसए के, अमेरिका के। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि ये जो बोरलाग पुरस्कार है ना, ये कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो इसी के नाम पर बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। तो भाई साहब, ये खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी था, तो ये पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाएगा? कृषि क्षेत्र में बोरलाग पुरस्कार दिया जाएगा। बच्चों, नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग ने क्या किया था? हाइब्रिड बीजों की तकनीक को विकसित किया था। ठीक है, हाइब्रिड बीज। और जब से हाइब्रिड बीज बाजार में आए, तो मेरे बच्चों एक एक एकड़ के अंदर कई कई टन, ठीक है, अनाज उत्पादित होना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, कई कई मन। ठीक है, टन तो ज्यादा हो जाता है, कई कई मन जो है ना, मन का मतलब 40 किलो होता है। तो हाइब्रिड बीज इन्होंने तैयार किए थे, और हाइब्रिड बीज जब तैयार किए गए तो सीधी सी बात है, एक एकड़ में भी बड़े स्तर पे अनाज का उत्पादन जो है वो बढ़ा। ठीक है, और हाइब्रिड बीज जब आ जाते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रांति बोल देते हैं। क्योंकि फसलों को उत्पादन बढ़ाना है, यदि फसलों का उत्पादन बढ़ाना है तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों, यहां पर आपको हाइब्रिड बीज तैयार करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? आपसे कोई पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो मेरे बच्चों भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को हम हरित क्रांति का जनक मेरे बच्चों बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, बात करें हम कि भाई सबसे पहले जो भारत के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो भारत में पहली हरित क्रांति याद रखेंगे, भारत में प्रथम हरित क्रांति मेरे बच्चों 1966 से लेके 68 के बीच स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, तो 66 से लेके 68 तक, कई जगह 66-67 मिल जाता है, कई जगह 67-68, तो कोई एक साल नहीं, लगातार प्रयास किए गए हैं। तो 66 से 68 भारत में हरित क्रांति की क्या हुई बच्चों? शुरुआत हुई। और सबसे पहले जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई वो खाए जाने वाली फसलों के उत्पादन के लिए हुई। और खाए जाने वाली फसलों में हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है और उगाया जाता है? चावल सबसे ज्यादा खाया भी जाता है, उगाया भी जाता है। चावल के बाद यहाँ के जो लोग हैं, हाँ अब ब्लर हो रहा है भाई, ये काम कर लेता हूँ मैं, ये चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है व्हाइट पे ही ये चीजें हो रही हो, अब ब्लैक पे शायद ना हो। ठीक है, ब्लैक के ऊपर ब्लर शायद ना हो, तो एक बार अब मेरे को बताना यदि ब्लैक पे भी ब्लर हो तो। ब्लैक पे भी हो रहा है भाई।
क्या करें यार। फार्म भरते हुए ईमेल के ऊपर ओटीपी गुरुजी नहीं आ रहा। भाई ये समस्या चल रही है, ईमेल के ऊपर ओटीपी नहीं आ रहा और वो ठीक कर दी जाएगी, वो ठीक कर दी जाएगी। ब्लैक पे ज्यादा हो रहा है। चलो भाई, आज आज तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। क्लास तो ले रहा हूँ, लेकिन कल इसका पक्का इंतजाम करके आऊंगा, ठीक है। कल तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा इस चीज का। तो आज आज के लिए माफी मांगता हूँ, तुम आज आज मेरे को माफ करो। कल से इसका पक्का इलाज करेंगे। ठीक है, या एक सेकंड रुको तुम, मैं भी एक बार टीम को फोन करता हूँ। तो आप मेरे को 1-2 मिनट का टाइम दो। हर दिन 6,000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधी तो करोड़ रुपया गंवाते हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है, कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को जड़ से उठा लेते हैं। कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, सीबीआई या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। अगर आप शिकार बन जाए तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930। देश में हर दिन 6,000 देखो, यदि काम तो चला लो तो आज आज देख लो तुम, और यदि ज्यादा समस्या है तो भाई फिर क्लास एंड ही करूंगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देश के अंदर ये हरित क्रांति में कौन सी फसलों को शामिल किया गया था? चावल और गेहूं। इस हरित क्रांति के अंदर चावल और गेहूं को सबसे पहले बच्चों क्या किया गया? शामिल किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है और उसके बाद गेहूं खाया जाता है। बच्चों हम बात करें तो इस हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था सबसे पहले, वो इस गेहूं और चावल वाली फसल में से किसके ऊपर पड़ा था? प्रभाव पड़ने का मतलब है कि चावल और गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले प्रयास किए गए। तो मेरे बच्चों, सफलता जो हासिल हुई थी वो कौन सी फसल में हुई थी? गेहूं में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, पहली हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव, आपसे कोई पूछ ले कि भाई पहली जो हरित क्रांति हुई थी गेहूं चावल के लिए, इस पहली हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो कौन सी फसल पर पड़ा था? तो बच्चों आपको बोलना है गेहूं पर पड़ा था। अब गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो चावल के ऊपर क्या बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। चावल जो है ना, जितना होता था उतना ही उत्पादन इस क्रांति के बाद चावल का हुआ, ठीक है। तो चावल स्थिर रहा था बच्चों, चावल क्या रहा था? स्थिर रहा था, ठीक है। हम बात करें, हरियाणा राज्य ने भी बच्चों हरित क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। तो हरियाणा राज्य का हरित क्रांति में क्या रहा था? योगदान रहा था। हरियाणा राज्य द्वारा प्रथम हरित क्रांति में योगदान दिया गया था। यहाँ के किसानों ने भी मेरे बच्चों बहुत ही मेहनत करके गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया था। हम बात करें तो 1970 में फिर खेती बाड़ी और बीजों के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक यूनिवर्सिटी मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर बनी। उसको हम बोलते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और जब चावल की उत्पादकता नहीं बढ़ी थी तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने क्या किया बच्चों? चावल के ऊपर रिसर्च कार्य शुरू कर दिया था। तो 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी फसल के ऊपर रिसर्च कार्य किया गया था? चावल पर अनुसंधान कार्य शुरू कर दिया गया था कि हमें चावल की उत्पादकता भी तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? चावल ही तो खाया जाता है बच्चों।
तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि एचयू हिसार ने चावल के ऊपर रिसर्च कार्य कौन से साल शुरू किया था? आप बोलेंगे 1970 के अंदर। ठीक है, तो ये हरित क्रांति याद रखेंगे। हरित क्रांति के बाद मेरे बच्चों सेकंड नंबर पे जो क्रांति है खेतीबाड़ी में वो है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, ठीक है। और आप सभी जानते हैं श्वेत क्रांति का जो संबंध होगा वो किससे होगा बच्चों? दुग्ध उत्पादन से होगा। किससे संबंधित होगी ये? दुग्ध उत्पादन से संबंधित होगी, क्योंकि दूध का रंग क्या होता है? सफेद। लेकिन दूध किसका होना चाहिए? भैंस का होना चाहिए। यदि दूध गाय का है तो गाय के दूध का रंग सफेद नहीं होता, पीला होता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दूध का रंग जो सफेद होता है ना, दूध का रंग सफेद, और सफेद होता है मेरे बच्चों भैंस के दूध का रंग। तो वो कौन से तत्वों के कारण होता है? केसिन तत्वों के कारण। कौन से तत्वों के कारण? केसिन तत्वों के कारण। और आपसे कोई पूछ ले कि दूध का रंग जो पीला होता है यानी कि गाय के दूध का रंग बच्चों वो किसके कारण? तो आप बोलेंगे वो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण। बच्चों हम बात करें तो 1970 में क्या हुआ था? अपने देश के अंदर दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था और उसे बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड जो शुरू किया गया था ना वो किसके लिए शुरू किया गया था? दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है। तो बच्चों दूध की बाढ़, और 1970 में चलाया गया जो ये ऑपरेशन फ्लड है इसी को आगे चल के श्वेत क्रांति का नाम दे दिया जाता है। बच्चों ये ऑपरेशन फ्लड जो शुरू किया था ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? लाडले बच्चों डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको हम फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, श्वेत क्रांति का जनक बोलते हैं, श्वेत क्रांति का जनक बोलते हैं। रहने वाले बच्चों ये केरल के थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? सर ये रहने वाले केरल के थे। ठीक है ना। हम बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्मदिन है वो 26 नवंबर है, और 26 नवंबर यदि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है तो मेरे बच्चों इनके जन्मदिन को ही हमने नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। नेशनल मिल्क डे। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे बच्चों इंटरनेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस, तो 1 जून को इंटरनेशनल मिल्क डे के रूप में बच्चों मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों की दोनों तारीख, पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। गुरुजी बिल्कुल, इंडिया में बोलते हैं चावल और हरियाणा में बोलते हैं चौल। बिल्कुल मेरे बच्चों, 1 नंबर की बात बताई है। ठीक है ना। हाँ, तो इंडिया में चावल, विदेशों में राइस, और अपना हरियाणा में मेरे बच्चों चौल बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? चौल। ठीक है, हाँ। और माथा में चौल दरान खातर मेरे बच्चों आप जुट रहे हैं बूंदी डाल तैयारी के, क्योंकि माथा में कोई 2 चौल जिद लगाओगा जद मेरे बच्चों की में जुगाड़ बैठेगा सरकारी नौकरी का। तो चौल की अहमियत अपनी जिंदगी में बहुत है भाई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन केरल के रहने वाले जो 26 नवंबर के दिन पैदा हुए, जिनका बहुत बड़ा योगदान है दूध की उत्पादकता को बढ़ाने में, इन्हीं को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन हमने बोला। बच्चों डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एक कंपनी भी स्थापित की, और वो कंपनी आप सभी जानते हैं अमूल दूध पीता है इंडिया। सुना होगा ना आपने। तो अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद एक जगह है गुजरात के अंदर, वहीं पर पहला प्लांट लगा था। और जो अमूल है ना मेरे बच्चों, इसके को फाउंडर हैं
सह संस्थापक रहे हैं। अमूल कंपनी जो आज पूरी दुनिया में फेमस है डेयरी उत्पादन के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो मेरे बच्चों, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस अमूल, उसके क्या है, ये को फाउंडर हैं, सह संस्थापक हैं। हाँ गुरुजी, लाइब्रेरी में लाइट नहीं है भाई। देखो गर्मी में है ना, पहली बार हरियाणा के अंदर इतनी समस्या देखने को मिली है मेरे को लाइट की, है ना। और आप यकीन नहीं करोगे बच्चों, पिछले 7 दिन से जो समस्या झेल रहा हूं, ठीक है, तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। हाँ, क्योंकि तुम तो पढ़ रहे हो, और बहुत सारे बच्चे किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को तो फिक्स टाइम पे पढ़ाना पड़ेगा ना लाइव, और उस समय लाइट की क्या स्थिति रहती है। और सारे के सारे पंखे वगैरह बंद करके, ऊपर कम से कम 10 से 12 ट्यूब लाइट बड़ी बड़ी, सामने बच्चों स्क्रीन, पीछे स्क्रीन, साइड में स्क्रीन, तो लाइटों के बीच में, खतरनाक गर्मी के बीच में, तुम देख लो फिर भी मानसिक संतुलन बनाए हुए हूं, है ना। हाँ, बहुत खतरनाक गर्मी है, और आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग खुद फील करते होंगे। अब जो मेरे बच्चों लाइट वाले इलाके में है, अब उसको तो गर्मी लगेगी नहीं, लेकिन एक बार आके देखो तुम हमारे हिसार में, ठीक है, और हिसार में भी रेड स्क्वायर में, तो तुम्हें पता चले कि गर्मी क्या होती है। अरे रहती तो हमारे भी सही है लाइट, ऐसा नहीं है कि हम भाई कोई बैकवर्ड एरिया में है, बहुत जबरदस्त एरिया है, ठीक है। लेकिन अभी जो पीछे तूफान आया था ना, उस समय एक नहर टूट गई, नहर टूटने से मेरे बच्चों, एक बहुत बड़ा जो बिजली घर है, पावर हाउस है, उसमें पानी घुस गया। तो सारा का सारा जो पावर हाउस के सर्किट वगैरह है वो उड़ गए मेरे बच्चों। तो अब उसको ठीक करने में लगे हुए हैं पिछले 3-4 दिन से लगातार। चलेगा। और आप लोगों का धन्यवाद, जो इतना अच्छा आप लोग साथ दे रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, साथ दे रहे हो आप लोग, ठीक है, सिचुएशन को समझ रहे हो, पैनिक नहीं हो रहे। बच्चों, श्वेत क्रांति के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है सफेद क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो आपसे मैं पूछूं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो मेरे बच्चों कपास, कपास को क्या बोलते हो तुम, सफेद सोना बोलते हो, है ना। हाँ, सफेद सोना। तो कॉटन प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसके बाद मेरे बच्चों नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। ये क्रांति जरूर याद रख लेना, पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है, इंडिया जीके में भी पूछ ली जाएंगी, हरियाणा में भी पूछ ली जाएंगी। नीली क्रांति का संबंध किससे होगा, मत्स्य उत्पादन से होगा। किससे होगा बच्चों, गुरुजी मत्स्य उत्पादन से होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे होगा, झींगा मछली उत्पादन से होगा। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग एग्री हैं क्या। मेरे बच्चों, मैं आपकी क्लास का टाइम बढ़ा रहा हूं, तो सुबह 8 से लेके 9:30 का टाइम करवा लूं मैं, 1.5 घंटा हरियाणा जी के चलने दें। यदि आप लोग एग्री होंगे तभी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। आप लोग एग्री नहीं होंगे, फिर जो कार्यक्रम चल रहा है उसी पे चलने देंगे। तो गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन। उसके बाद मेरे बच्चों पीली क्रांति का संबंध येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन। तो आप बोलेंगे तिलहन फसलों से। तिलहन का मतलब तिल वाली फसल नहीं है, यहाँ तिलहन का मतलब तिल नहीं है सिर्फ, तिलहन का मतलब होता है तेल प्रदान करने वाली फसलें, यानी कि वो फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती हो। तो तेल प्रदान करने वाली जो फसलें होंगी, तेल प्रदान करने वाली जो फसलें होंगी उनको हम बोलेंगे तिलहन फसलें, ठीक है। सारे के सारे एग्री हो ना। ये बस ये जुनून होना चाहिए, देखिएगा एक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो ये बोल रहा हो कि सर रहने दो, बिल्कुल बहुत जबरदस्त, ठीक है।
तो 8 से 9:30 का हम टाइम कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 से 9:30 या हम कर लेंगे 8:30 से 10, इनमें से एक टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आज ही बात करता हूं, तुम लोगों ने खुश कर दिया है। मेरे को तो ये लग रहा था कि कई बच्चे जो है बोलेंगे ना सर ना सर, लेकिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। तो 8 से 9:30 या 8:30 से 10, 1.5 घंटे की क्लास से बढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्लास और देना स्टार्ट कर दूंगा, सिलेबस पूरा करवाऊंगा बिना स्किप किए, एक सिंगल अक्षर भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। क्योंकि जिस विश्वास के साथ आप जुड़े हुए हो ना, तो उस विश्वास को हमेशा ही बनाए रखा है और हमेशा ही बनाए रखेंगे। बच्चों, आप लोगों को पेपर में इस कंटेंट की वैल्यू का पता लगेगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आपको ये लगेगा कि ये तो पढ़ा हुआ है। तो एक सिंगल अक्षर भी नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है। चाहे मेरे को क्लास 4 घंटे लेनी पड़े, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो पीली क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा? तिलहन फसलों से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन मेरे बच्चों। तो गोल क्रांति का संबंध जो होगा ना, वो किससे बोल दोगे तुम? गोल मटोल क्या होता है? आलू होता है, ठीक है। तो आलू उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, आलू उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि हरा सोना क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन, हरा सोना क्रांति का संबंध कौन सा बच्चा है जो मेरे को बता देगा? हरा सोना क्रांति का संबंध किससे है? सफेद सोना क्रांति कॉटन प्रोडक्शन से, हरा सोना क्रांति का संबंध बताओ फटाफट। बताइएगा एक बार फटाफट, सारे के सारे बच्चे बताइएगा। हरा सोना जो क्रांति है ना, उसका संबंध किससे है बच्चों? हरा सोना क्रांति का संबंध किससे है? चाय से है, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चों, मेरे को पता था तुम चाय का नाम लोगे, लेकिन याद रखना है बांस उत्पादन, बैम्बू प्रोडक्शन, ठीक है। बांस उत्पादन से संबंधित होगी हरा सोना। हरा सोना कहा किसे जाता है? चाय को। लेकिन हरा सोना क्रांति मेरे बच्चों किससे संबंधित होगी? बांस उत्पादन से। दोनों बातें याद रखेंगे। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। और जब क्रांति का नाम आए तो क्या बोलोगे? बैम्बू प्रोडक्शन, यानी कि बांस उत्पादन से संबंधित होगी हरा सोना क्रांति, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों हम बात कर लेते हैं और कौन कौन सी क्रांति होती है? नीली, पीली, काली, काली क्रांति भी होती है, बिल्कुल होती है काली क्रांति। काली क्रांति को हम बोलते हैं कृष्ण क्रांति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था बच्चों। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे होगा? कच्चे तेल उत्पादन से। कच्चे तेल को क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं बच्चों। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा सा उनके ऊपर भी रहम कर देता हूं। तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, कच्चा तेल उत्पादन। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुनहरी क्रांति। सर जी ये कौन सी क्रांति आ गई? सुनहरी, गोल्डन बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, गोल्डन क्रांति बोल दो या सुनहरी क्रांति बोल दो। गोल्डन क्रांति बोल दो या कौन सी क्रांति बोल दोगे? सुनहरी क्रांति बोल दोगे बच्चों। और गोल्डन क्रांति सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होगा? फल उत्पादन से होगा। फल उत्पादन से ये क्या होगी? संबंधित होगी। तो याद रखेंगे, फल उत्पादन से ये क्या होगी? संबंधित होगी। बिल्कुल मेरे बच्चों। हम बात करें लाल क्रांति, बहुत अच्छे, लाल क्रांति आ जाओ। गर्मी में भाई लाल तो अपना मुंह हो रखा है, लेकिन लाल क्रांति का संबंध गर्मी से नहीं होगा दोस्तों। लाल क्रांति का संबंध होगा, लाल लाल क्या होता है? टमाटर, टमाटर, ठीक है। और टमाटर के साथ साथ याद रख लेना मांस उत्पादन। हाँ, मांस, मीट से भी संबंधित होती है लाल क्रांति, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों भूरी क्रांति आ जाओ, ब्राउन रिवॉल्यूशन।
भूरी 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 क्रांति बच्चों आंखों से संबंधित नहीं होगी। गाने में तो तुमने सुना होगा ये भूरी भूरी आंखें, तो भूरी क्रांति का संबंध आंखों से नहीं होगा बच्चों। भूरी क्रांति का संबंध तुमने बोलना है भाई किससे, गुरुजी, उर्वरक से। किससे संबंधित हो जाओगी भाई, उर्वरक से संबंधित हो जाएगी भूरी क्रांति, ठीक है ना। उसके बाद मेरे बच्चों रजत क्रांति, बिल्कुल सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको, सिल्वर या रजत। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो तुम्हें बोलना है मुर्गी पालन से। अब मुर्गी क्या देती है गुरुजी, अंडे देती है, और मुर्गी क्या देगी, तो मुर्गी पालन से। और बच्चों यदि मुर्गी पालन ऑप्शन में नहीं है तो अंडा उत्पादन बोल दोगे, क्या बोल दोगे, अंडा उत्पादन बोल दोगे, है ना। तो अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से संबंधित हो जाएगी। अच्छा, काली काली आंखें सुना है क्या तुमने गाना, हाँ मैंने नीली नीली आंखें भी सुना है और बुरी बुरी आंखें भी सुना है, ठीक है। तो तुम मेरे से पीछे हो गाने सुनने में। कौन सा चैनल देखते हो तुम। हाँ, याद रखेंगे गुरुजी। ओनियन, ओनियन, ओनियन से मेरे भाई एक तो ध्यान रखेंगे गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है ना वो गंठे से रिलेटेड है। अपने हरियाणा में गंठे बोलते हैं बच्चों, ओनियन नहीं बोलते, ठीक है। हम कोई इंग्लैंड से आए हुए आदमी थोड़ी हैं, हम हरियाणा में पैदा हुए बच्चे हैं। तो गुलाबी क्रांति का संबंध क्या बोलोगे, प्याज से बोल दो चलो, प्याज से संबंधित या गंठे से संबंधित या ओनियन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। किससे संबंधित हो जाएगी, प्याज से संबंधित हो जाएगी। उर्वरक क्या होता है देखिएगा, काजल नाम की लड़की, कितना अच्छा नाम है काजल। तो काजल उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर होता है। यूरिया डीएपी जो जमीन में हम डालते हैं ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति की जा सके, क्योंकि अपने यहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम उसके अंदर यूरिया ठोकते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन जो है ना वो झींगा मछली से भी है और प्याज से भी है, ठीक है ना। तो एक क्रांति कई उत्पादन से संबंधित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल क्रांति टमाटर मास से हो, आगे कोई भी लाल चीज है उसको बढ़ावा देना हो तो भाई सरकार लाल क्रांति में किसी और चीज को भी जोड़ सकती है। हाँ, पिंक 2 बार करवा दिया तो 2 बार ही करना है। अरे भाई 2 बार ही करना है, जब 2 बार करवाया तो। हाँ, गर्मी बहुत खतरनाक हो रखी है भाई, ठीक है। और मेरे यहाँ तो और ज्यादा है। मेरे को ये लगता है कल से ड्राम के अंदर पानी डाल के उसमें कूद के मेरे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत खतरनाक है। यहाँ तक बातें समझ में आई, एक बार फटाफट बताओ। और गर्मी में ही सीईटी आ गया बच्चों, इतनी खतरनाक गर्मी में सीईटी आया है। तो कल से कोई ना कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि इतनी गर्मी को देखते हुए एक मेरे को ड्राम लेके आना पड़ेगा। ड्राम के अंदर मेरे बच्चों फिर 1-2 बर्फ की सिल्ली डालनी पड़ेगी, और फिर मेरे बच्चों उसमें खड़ा होकर बोर्ड का दौरा ड्राम ला के फिर पटाना पड़ेगा। फिर जाके कि मैं ठंडक पहुंचेगी शरीर में। गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है, पायल देखो कितनी गर्मी में पैदा हुई थी पायल। ओ हो, बहुत गर्मी में पैदा हुई थी छोरी। चलो कोई ना, फिर भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको खुश रखे और अब की बार आपको जॉब दिलाए, आपकी मेहनत काम आए। चलेगा भाई, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो यहां तक बातें अपने कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बात करते हैं अपने हरियाणा के अंदर फसलों के उत्पादन की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे, चुन्नू मुन्नू जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में।
हरियाणा में फसल, सब्जी, फल, मसाले आदि का उत्पादन। चलेगा भाई। अब हम चर्चा करते हैं इसकी। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फसलों के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा में क्या उगाया जाता है? सर जी, गेहूं उगाया जाता है। गेहूं। अब इस गेहूं के बारे में 5-7 बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है हरियाणा में। क्या क्या याद रखोगे? एक तो इसका तुम्हें प्राचीन नाम याद रख लेना है। आज तो इसे गेहूं बोल देते हैं, गेहूं बोल देते हैं, लेकिन मेरे बच्चों पहले इसे गोधूम कहा जाता था। तो गेहूं का प्राचीन नाम क्या बोलोगे? गोधूम। ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखोगे, हरियाणा में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली और खाए जाने वाली फसल है। हरियाणा में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली और खाए जाने वाली फसल है बच्चों। खाए जाने वाली क्या है गुरुजी? फसल है। बच्चों जब सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है, तभी तो गेहूं की टोकरी, टोकरी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि छोटा सा राज्य है अपना, और छोटा सा राज्य है अपना हरियाणा, लेकिन गेहूं यहाँ के किसान बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित करते हैं। यदि अपने हरियाणा का एरिया बड़ा हो जाता, हम राजस्थान की तरह होते, तो हमें गेहूं की टोकरी नहीं बल्कि गेहूं का टोकरा बोलते। तो टोकरी का मतलब छोटी। ठीक है। तो गेहूं की टोकरी, व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया। भारत में गेहूं की टोकरी इसीलिए कहा जाता है अपने हरियाणा को। बच्चों भारत के अंदर गेहूं के उत्पादन में हम तीसरे नंबर पे ठहरते हैं। ठीक है। गेहूं उत्पादन में हरियाणा का जो स्थान है लाडले बच्चों, वो तीसरा है। ठीक है ना? तीसरा है। हम बात करते हैं यहां पर गेहूं की, तो सबसे ज्यादा जो गेहूं उगाया जाता है, तो उगाने से पहले एक और क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि गेहूं के अंदर सुधार लाने के लिए, गेहूं के बीजों के ऊपर काम करने के लिए DWR, डायरेक्टरेट फॉर व्हीट रिसर्च या डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ठीक है, तो DWR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। इसको केंद्रीय गेहूं निदेशालय भी बोल देते हैं। केंद्रीय गेहूं निदेशालय भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, साथ के साथ कृत्रिम गेहूं जीन बैंक, कृत्रिम गेहूं जीन बैंक, ठीक है ना? या हम बात करें तो केंद्रीय गेहूं एवं जो का मतलब बारले होता है, बारले, इंग्लिश में जो को बोलते हैं बारले। ठीक है, गेहूं एवं जो, व्हीट एंड बारले रिसर्च इंस्टीट्यूट।
अनुसंधान संस्थान, तो कृत्रिम गेहूं जीन बैंक, केंद्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गेहूं निदेशालय, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये अपने हरियाणा के अंदर 1978 में करनाल में ही स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? करनाल में ही इसकी स्थापना की गई थी। हम बात करें तो करनाल में ये केंद्रीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने से पहले गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, गेहूं के बीज में सुधार लाने के लिए देश भर में बच्चों एक कार्यक्रम चला था। उसको बोलते हैं गेहूं सुधार कार्यक्रम। तो क्वेश्चन आपसे यदि इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाई देश में गेहूं सुधार कार्यक्रम, हरियाणा में गेहूं सुधार कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो लाडले बच्चों आंसर 1965 होगा। और इसी गेहूं सुधार कार्यक्रम के तहत, ताकि गेहूं के बीज की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जा सके, क्योंकि जनसंख्या डे बाय डे भयंकर तरीके से बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनका पेट भी तो बढ़ना पड़ेगा। अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन कम होती जा रही है, पेट ज्यादा होते जा रहे हैं। पेट भरने के लिए कम जमीन के अंदर उत्पादन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो बीज की गुणवत्ता में सुधार लाना पड़ेगा, हाइब्रिड बीज तैयार करने पड़ेंगे। और आज हाइब्रिड बीज तैयार हो रखे हैं, तभी तो मेरे बच्चों 1 एकड़ जमीन के अंदर हम अपने परिवार का पेट भी भर लेते हैं, फिर मेरे बच्चों बचा हुआ अनाज बेच के हम अपना घर भी चला लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले ऐसा नहीं था, खाने के भी दाने पहले नहीं हुआ करते थे, बेचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उसके बाद क्रांतियां हुई हैं, और क्रांति का मतलब क्या होता है? फसल की उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो सरकारों के द्वारा प्रयास किए गए हैं, एफर्ट किए गए हैं, उन्हीं को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। गुरुजी आप लाल लाल दिखाई दे रहे हो। भाई अभी दिखाई तो दे रहा हूं, यदि गर्मी ऐसी ही रही तो हो सकता है मैं चक्कर आके यहाँ पड़ भी जाऊं, और जिद में पड़ जाऊं तो मेरे बच्चों तामेनु सोच लियो क्लास खत्म हो ली। ठीक है, तो गेहूं सुधार कार्यक्रम जो है ना, वो 1965 में शुरू हुआ था बच्चों। ठीक है ना, 1965 के अंदर शुरू हुआ था। गेहूं की किस्म देखिएगा, गेहूं की किस्म वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, वो तो फिर आपका एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट हैं वही पढ़ा पाएंगे। ठीक है, या जो खेती बाड़ी से संबंधित चीजें कराता है टीचर वही बता पाएगा। अब अपने हरियाणा के सीईटी में आपसे किस्म का सम नहीं पूछने वाला। वैसे सोनालिका किस्म है, किसान परिवार से आते हो, तुम अपने पिताजी चाचा ताऊ के पास बैठ जाओगे तो गेहूं के 5-7 किस्म बता देंगे जो सबसे हाईलाइट होगी। गुरुजी आपने दूसरा स्थान बताया था, छोटे भाई उत्पादन में नहीं बताया था, भंडारण में बताया था। ठीक है, भंडारण का मतलब होता है स्टॉक, यानी कि गोदामों के अंदर अनाज भरने के मामले में दूसरा नंबर था। सर जी आपने हरियाणा के पहले जस्टिस मेहर सिंह बताए थे। अब देखिएगा भाई, तुम गर्मी में ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो ऐसी समस्या आएगी। मैंने हरियाणा गठन के बाद पहला जस्टिस बताया था वो। ठीक है, सबसे पहला जो पंजाब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो सादीलाल होगा भारत में। आजादी के बाद रामलाल होगा, हरियाणा बनने के समय मेहर सिंह होगा। ठीक है, अब गेहूं के उत्पादन में हम स्थान जान लेते हैं कि गेहूं के उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है। आ जाओ। हरियाणा में गेहूं के उत्पादक जिले याद रखने हैं। ठीक है, तो भाई सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है ना, वो कौन से जिले में होता है? सिरसा में। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो सिरसा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है।
हाँ, वर्तमान में सील लागू हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है बच्चों, कई किताबों में इसार लिख रखा है, इसार नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, करनाल आएगा। और ये HSSC पेपर में क्वेश्चन पूछ भी चुकी है कि भाई दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का कौन से जिले में होता है। ठीक है बच्चों। अब तीसरे नंबर पे आप इसार लिख सकते हो, क्योंकि गेहूं सबसे ज्यादा उगाई जाती है, कई जिलों में इसका उत्पादन होता है। तो गेहूं में 3 जिले याद रख लेंगे, सबसे ज्यादा सिरसा में, दूसरे नंबर पे करनाल में, और तीसरे नंबर पे हिसार में। बिल्कुल, नीली क्रांति के जो जनक हैं वो अरुण कृष्णन, ठीक है ना। तो नीली क्रांति के जो जनक हैं वो अरुण कृष्णन माने जाते हैं भाई। हीरालाल चौधरी भी माने जाते हैं, अरुण कृष्णन भी माने जाते हैं। तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन जो है ना, वो माने जाते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा। गेहूं के बाद चर्चा करते हैं किसकी, मेरे बच्चों, चावल की। चावल यानी कि राइस। चावल यानी राइस। मैं आपसे पूछूं कि भाई आज तो तुम इसे चावल बोलते हो, लेकिन इसको पहले क्या बोला जाता था? तो लाडले बच्चों, इसका पुराना नाम था व्रेही। तो चावल को किस नाम से जाना जाता था पहले? व्रेही के नाम से जाना जाता था। सर जी बाजरा भी करवा दियो। बिल्कुल भाई, बाजरा भी करवाऊंगा, जौ भी करवाऊंगा, कपास भी करवाऊंगा, गन्ना भी करवाऊंगा, जवार भी कराऊंगा, मक्का भी कराऊंगा, ठीक है। तो खेता में बांट दूंगा, तामने टेंशन ना लो, ठीक है। तो हर जिले के खेता में मेरे बच्चों तामने बांट दूंगा, और तामे जा जाके देख लियो उरा के उत्पादन हो है। पुराना नाम क्या है भाई? व्रेही। यदि हम बात करें चावल की, तो ध्यान रखना है कि चावल का उत्पादन जो देश में बढ़ा था, बच्चों, वो दूसरी हरित क्रांति के बाद बढ़ा था। ठीक है। HAU हिसार ने भी रिसर्च कार्य किया था। HAU हिसार के द्वारा 1970 के अंदर बच्चों क्या किया गया था? रिसर्च कार्य। ठीक है। तो HAU हिसार के द्वारा 1970 में रिसर्च कार्य भी किया गया। मेरे बच्चों, चावल का कटोरा या दान का कटोरा या राइस बाउल ऑफ इंडिया, या राइस बाउल, इंग्लिश वाले भी भाई उनको ऊपर भी थोड़ा रैम कर देता हूं, क्योंकि न कटोरा का भी कौन बेरा कटोरा क्यों होया कर है। ये लो भाई, राइस बाउल होया कर है, ठीक है। यार सुबह में क्या है, तुम ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते दोस्त? गर्मी वैसे हो रखी है, तुम गुस्सा दिला रहे हो। मैंने कल दूसरे नंबर पे पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था दूसरे नंबर पे। आंख खोल के देख क्या लिख रखा है। कड़क यार है वो, यो देख, आंख खोल के देख, पूरे क्या लिख रखा है मैंने? खाद्य भंडारण। ठीक है, खाद्य भंडारण। पूरा मैंने गेहूं का उत्पादन लिख रखा है के? पूरा मैंने गेहूं का उत्पादन लिख रखा है भाई, नो बता। आंख खोल के देख ले, तेरे लिए आंखा तो नहीं दिखता तो मेरे लिए तो देख ले। तो गेहूं उत्पादन मैंने कित लिख रखा है दोस्त, नो बता। गेहूं उत्पादन में मैंने आज तुम्हें क्या बताया है? तीसरा नंबर। क्योंकि उत्तर प्रदेश पंजाब के बाद अपना हरियाणा तीसरे नंबर पे आता है।
और खाद्य भंडारण का मतलब होता है अनाज को जमा करना, गोदामों में अनाज भर रखा है हमने, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश जो है ना वो गेहूं का उत्पादन तो ज्यादा करता है, लेकिन वहां पे जनसंख्या मेरे बच्चों ब्राजील के बराबर है। समझ में आई बात? यानी कि दुनिया के अंदर पांचवा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश ब्राजील है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील के बराबर है। तो ये उत्तर प्रदेश वाले जितने भी भाई साहब हैं ना, ये थोड़ा सा तुम रहम करो। इतनी पॉपुलेशन बढ़ा रखी, इतनी पॉपुलेशन बढ़ा रखी है, देखिएगा कम तो कोई नहीं है। कंपटीशन बहुत खतरनाक है आपस में कि भाई इब की बार हमें बाजी मारांगे, इब की बार हमें बाजी मारांगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से आगे नहीं निकल सकते। हरियाणा तो जमाए कौन लिकड़े भाई, ठीक है, क्योंकि उरे शादी को नहीं होने लायक कित जनसंख्या में आगे लिखना थे आप। तो मेरे बच्चों, तो वहां जो उत्पादन होता है गेहूं का यूपी में, तो यूपी के सारे लोग उस गेहूं को खा जाते हैं, और खाने के बाद फिर गेहूं पंजाब से मंगवाते हैं, राजस्थान नहीं सॉरी हरियाणा से मंगवाते हैं, आंध्र प्रदेश से मंगवाते हैं, ठीक है। तो भंडारण कहाँ करेगा? भंडारण तो करेगा ही नहीं, जब खुद का पेट नहीं भर रहा तो भंडारण कहाँ से होगा? तो पहले खुद का पेट भरेंगे, फिर उसको गोदामों में ठोकेंगे। अपना हरियाणा छोटा सा, और यहाँ का उत्पादन इतना है कि हम अपने लोगों का पेट भर के फिर दूसरे राज्यों के लोगों का भी पेट भरते हैं, उसे खाद्य भंडारण बोलते हैं। अब बात समझ में आ गई? हाँ, तो ध्यान से पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि कल मैंने कुछ और पढ़ाया है आज मैं तुम्हें कुछ और पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल सेम स्ट्रिक एक्यूरेसी के साथ पढ़ेंगे। हाँ, तो चावल का कटोरा, धान का कटोरा, राइस बाउल बच्चों किसे बोलेंगे? गुरुजी ये बोल देंगे हम अपने हरियाणा को। एक तो हरियाणा को बोल देंगे, हरियाणा राज्य। वैसे पश्चिम बंगाल को भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ को भी बोला जाता है। और मेरे बच्चों बात करें हम अपने हरियाणा राज्य में कौन से जिले को बोलेंगे, तो धान के उत्पादन में सबसे ऊपर कौन रहता है? करनाल जिला रहता है। भाई ये सीटी में नहीं आएंगी कि भाई गेहूं की फसल में कितने पानी की आवश्यकता होती है, गेहूं की फसल के कौन से रोग होते हैं, कौन सी किस्में होती हैं, वो नहीं आएगा अपने हरियाणा जीके के अंदर। अपने हरियाणा जीके में वो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो आएगा वो मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है भाई, चावल उत्पादक जो जिले होंगे हरियाणा में, वो कौन कौन से होंगे? तो चावल उत्पादक जिलों में सबसे ऊपर है करनाल। करनाल के बाद नंबर आता है कैथल का। कैथल के बाद मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद पानीपत। पानीपत, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होंगे? चावल उत्पादक जिले होंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। भाई एसी तो है, लाइट ही नहीं है यार, लाइट के इशू चल रहे हैं, गर्मी में बहुत खतरनाक कट लगते हैं ना, ठीक है। चलेगा, आज के लिए इतना सा ही, बाकी मेरे बच्चों मिलेंगे हम कल। थैंक यू, बाय बाय। और सिलेबस की चिंता मत करना, बस आप लोग चिंता करना कि जितना पढ़ा रहा हूं वो सारा का सारा याद हो रहा है या नहीं हो रहा। याद नहीं हो रहा तो उसका रिवीजन मेरे बच्चों आप बढ़ा दीजिएगा। एक बार में याद नहीं हो रहा तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार में नहीं हो रहा तो तीसरी बार पढ़ो, तीसरी बार में भी नहीं हो रहा तो चौथी बार में तो पक्का होगा ही होगा, ठीक है।